व्यूअर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, मतलब एक अर्थ होती है ना, तो उसके इर्द गिर्द जो भी स्पेस होती है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन जो साइंटिस्ट ने सेट किए हैं वो ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी नीचे की तरफ कवर करी और हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड भी नीचे की तरफ होती है, तो ऐसे वर्क डन को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे, ऐसे वर्क डन को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड वर्क डन, अगर तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो तो वर्क डन उस केस में जीरो। दिस आर सम साइंस ऑफ कन्वेंशन। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो इसके डिफरेंट पाथ जाने के लिए एक ये वाला पाथ बने, मतलब वो ए डी से होते हुए बी की तरफ जाए, या दूसरा पाथ ये है इसका कि वो जो है ए से बी की तरफ जाए, और तीसरा पाथ इसका ये है कि ए सी से होता हुआ फिर बी की तरफ जाए। दिस इज़ पाथ 3, दिस इज़ पाथ 1 एंड दिस इज़ होल पाथ 2। अब हम इन तीनों पाथ के अलॉन्ग वर्क डन करेंगे। तो सबसे पहले वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ए डी बी, तो वो दो हिस्से हैं उसके। वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ए डी, वर्क डन अलॉन्ग द पाथ डी बी। ठीक है जी। अब ए डी में देखें तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी होता है ना, तो एफ की जगह यहाँ पे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एफ की जगह हमने एम जी लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया फ्रॉम ए टू डी कवर किया। तो एंगल कितना बन रहा है इसमें, अब ज़ाहिर बात है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हो रहा है, तो एंगल इन दोनों के दरमियान में 90 का, कॉज 90 गिव्स यू 0, तो वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ए डी तो 0 हो गया। ठीक है। अब डी बी का देखते हैं, तो डी बी में देखो तो फोर्स नीचे की तरफ है जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना होगा इस केस में 180 होगा। तो कॉज 180 से हमारे पास -1 तो -m। टोटल वर्क डन अलोंग द फर्स्ट पाथ इज सम ऑफ दिस वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ अलोंग द पार्ट 2 अगर हम कैलकुलेट करें तो अगेन बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, तो अगेन कॉस कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस हमारे पास अगेन 180 आ जाएगा, जिससे हमारे पास -1 आता है। और फिर अलोंग ए सी बी कैलकुलेट करें तो वो वही होगा सम ऑफ ए सी प्लस सी बी, और अगर सी बी पाथ को देखो तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जबकि फोर्स नीचे की तरफ है, तो एंगल कितना है 90 है। ठीक है। तो कॉस 90 से हमारे पास 0 आ जाएगा, तो वर्क डन अलोंग द पाथ ए सी बी इज -mgh। ओके। अब हमने वर्क डन अलोंग द पाथ ए टू बी कैलकुलेट करना है, तो ए टू बी में ज़ाहिर बात है यहाँ पे फोर्स वेरिएबल होगी, तो वेरिएबल फोर्स है तो उसके लिए हम इसको छोटे छोटे पाथ लेंथ्स में डिवाइड कर देंगे। हर एक पाथ लेंथ की जो वैल्यू होगी वो ΔY1 ΔY2 ΔY3 इस तरह से होगा, अप टू सो ऑन ΔYn तक हम इस पाथ को ना डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसको छोड़ें आप, ये सारा आपने छोड़ना है, यहाँ से करें वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी। ठीक है। ये वाला पाथ लिख दो इसकी जगह। तो हमने क्या किया, हमने देखो इस छोटे से सेगमेंट में एम जी ΔY1 फोर्स एक्ट कर रही है, फिर एम जी ΔY2 कॉस 180 इसने इस वजह से लगाया क्योंकि फील्ड नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, तो अगेन कॉस हमारे पास 180 आ जाएगा। ठीक है। तो हर एक में आपने 180 180 180 पुट करना है। ठीक है। तो अच्छा जी, अब पहला जो पाथ है यहाँ से जो जिसके इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ΔY1 mg ΔY1 mg ΔY2 mg ΔY अप टू सोन mg ΔYn हो जाएगा। ठीक है। तो साथ में नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, और ये सारे ΔY1 ΔY2 Y3 अप टू सोन को सबको इकट्ठा लिख दें तो ये सब के सब मिल के ना आपको क्या देते हैं, हाइट, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली एच के इक्वल है। इसको एच के इक्वल लिख लिया। तो आप लोग सिंपल ये छोड़ें, ये लिखना ही नहीं, आप जस्ट सिंपल ये लिखना 10 द वर्क डन अलोंग द कर्व पाथ इज mgh। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 3 पाथ हैं, इनमें ए डी बी पाथ फॉलो किया, एक हमने ए सी बी पाथ फॉलो किया, एक हमने ए बी पाथ, तो डिफरेंट पाथ हमने फॉलो किए ए टू बी तक जाने के लिए, तो हमारे पास तमाम केसेस में वर्क डन इक्वल था। ठीक है। mgh की इक्वल। तो अब है वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ, तो अगर हमने कंसिडर अ क्लोज पाथ ए डी बी ए। अच्छा एक मिनट, इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊँ आपको यहाँ से कंक्लूड ये हुआ कि हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना था, और डिफरेंट रास्ते से जाने के लिए आप वट एवर द पाथ फॉलो करें आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा पाथ फॉलो करें कि आपको कम वर्क डन करना पड़े, नहीं। अगर आपने 2 पॉइंट से मूव करें तो यू हैव टू डू इक्वल अमाउंट ऑफ। अब हमने वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ, यहाँ तक एक बात हो गई। अब आपने दूसरा निकाला वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप एक क्लोज पाथ कंसिडर करें ए डी बी ए सिम, दिस इज अ क्लोज पाथ, तो वर्क डन फ्रॉम ए डी कैलकुलेट करें तो आपको पता है चूँकि कॉस 90 है तो 0 आ जाएगा। डी बी कैलकुलेट करें तो कॉस 180 है -1 आ जाएगा। और अगेन अब ये वाला पाथ रह गया, ये वाला, तो अगेन ये कोई वेरिएबल फोर्स, उसके लिए आप क्या करो, इसको जो स्मॉल उसमें
स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करने के बाद वही सारी बातें एम जी कॉस ज़ीरो कर दिया और ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट की तो एम जी एच आ जाएगा, ठीक है। ये सारा एच के इक्वल है, तो ये आप सबको कैलकुलेट करो, वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ज़ीरो या तो वर्क डन लॉन्गर क्लॉज पाथ इज ज़ीरो। ये अभी आपने याद रखना है, MCQs में आ सकता है। सो कंजर्वेटिव ग्रेविटेशन फील्ड ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड का क्या मतलब होता है? फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि आप A to B जा रहे हैं ना, तो आप कोई भी पाथ फॉलो करें, यू हैव टू डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क, इट मीन्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। और दूसरी बात ये होती है कि अगर ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन लॉन्गर क्लोज पाथ जीरो से हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। सो ग्रेविटेशन फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। एंड ये आपने सारी एग्जांपल याद रखनी है कि कौन सी फील्ड कंजर्वेटिव होती हैं, कौन सी फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है जिसमें आपने डिफरेंट पाथ फॉलो किया तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, ठीक है। तो जिसमें फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होती या इस तरह, तो उसको हम कहते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।